नमस्कार एवरीवन, जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सिंपल रूल के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी सिविलाइज सोसाइटी का और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का कॉर्नरस्टोन है। बहुत ही सिंपल येट प्रोफाउंड डॉक्ट्रिन है ये। इस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये एरिस्टोटल एरिस्टोटल से लेके मैग्ना कार्टा में भी हम इसको देख सकते हैं, और फिर डाइची ने इसको जो आज का स्वरूप है वो दिया। तो एरिस्टोटल ने कहा था, एरिस्टोटल ने इसका मतलब माना जाता है कि एरिस्टोटल ने इसकी बिगनिंग की थी। एरिस्टोटल का स्टेटमेंट कि इट इज़ प्रॉपर दैट लॉ रूल्स रेदर देन अ पर्सन, ये इस रूल इस डॉक्ट्रिन का बेसिस है। तो बहुत ही शॉर्ट में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन का वीडियो लाए हैं जिससे आपको शॉर्ट में ये समझ में आ जाएगा कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। ऑलराइट, तो रूल ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन का नाम है। जैसा कि नाम से ही लगता है, लॉ का रूल है ना। लॉ रूल्स, लॉ का रूल है। दो तरह के रूल होते हैं, दो तरह से कोई भी देश चलता है। एक होता है रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे, या दूसरा होता है रूल ऑफ मैन के बेसिस पे। जो भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जो भी ऐसी सोसाइटी है जिसको हम सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं, वो सभी रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे गवर्न होते हैं। और जो एक डिक्टेटरशिप वाली सोसाइटी होती है वो रूल ऑफ मैन पे बेस्ड होते हैं। जैसे हमारा नॉर्थ कोरिया हो गया, या गद्दाफी वगैरह का जो एरा था, या और भी जो पुराने हम जानते ही हैं, जो भी जितने भी डिक्टेटर्स हुए हैं उनका रूल होता था रूल ऑफ मैन, यानी कि एक व्यक्ति का रूल। ठीक है, उसमें एक व्यक्ति ने जो कह दिया और जब कह दिया, उसका जब मन आया उसने एक फैसला दिया, मन नहीं किया तो उसने दूसरा फैसला दिया। तो वो होता है रूल ऑफ मैन। और ये है हमारा रूल ऑफ लॉ, यानी कि एक लॉ है, लॉ सबसे ऊपर है, प्रॉपर है, डिफाइंड है, प्रिडिक्टेबल है। वो सबको पता है कि लॉ क्या है, और उसी के हिसाब से हमारी सोसाइटी गवर्न करती है। तो आइए शॉर्ट में देखते हैं क्या है रूल ऑफ लॉ। डेफिनेशन है, द रूल ऑफ लॉ इज द प्रिंसिपल दैट नो वन इज अबव द लॉ। क्या कहता है ये हमारा डॉक्ट्रिन, कि नो वन इज अबव द लॉ, एंड दैट एवरी वन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू द लॉ। यानी कि कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, वो तो ठीक है, बट गवर्नमेंट भी लॉ के ऊपर नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट भी जो लॉ बने हैं उसके अनुसार ही गवर्न होगी, उसके अनुसार ही अपने काम करेगी। ये नहीं कि आपको चुन के भेज दिया गया तो आपका जो मन करेगा आप वो करेंगे। रिव्यू वगैरह इसीलिए होते हैं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम अपने देश में देखते हैं। जैसे अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म की, उसके खिलाफ लोग यूएस की सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो ये क्या है, ये चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक रूल था, आप अपने मन से कोई भी रूल चेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, आप गवर्नमेंट भले हैं, बट आपको भी उसी रूल से गवर्न होना पड़ेगा। आपको रूल चेंज करना है, आपको कुछ करना है, तो उसका भी एक प्रोसेस है, उसका भी एक रूल है, वो फॉलो कीजिए और तब रूल चेंज कीजिए। ऑलराइट, तो नो वन इज अबव द लॉ एंड इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, सभी के सब लॉ के नीचे हैं, धर्म दंड के अंदर हैं सभी, धर्म दंड से ही सभी गवर्न होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत पुराना है कि धर्म सबसे ऊपर है। धर्म दंड का एक कॉन्सेप्ट रहता था पहले के ज़माने में, हम सभी ने सुना है, कहानियों में सुना है, पुराणों की कहानियों में सुना है, जो लोअर्स होते हैं उसमें सुना है, धर्म दंड सबसे ऊपर है, यानी कि लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, इट इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है ये, फेयरनेस, जस्टिस एंड इक्वालिटी इन द लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि लॉ के सामने सभी इक्वल हैं। ये वो करता है सभी को जस्टिस मिले और सभी के साथ फेयर बर्ताव हो। जब आपको लॉ पता रहेगा तभी तो आपको पता है ना कि आपको क्या करना है क्या नहीं। क्या आप कर रहे हैं तो लॉ के खिलाफ हैं, अगर आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं तो कोई भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो क्या है, फेयरनेस, जस्टिस एंड इक्वालिटी लीगल फ्रेमवर्क में इंश्योर करता है। की फीचर्स क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम, लॉ सबसे ऊपर है, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, वो हमारे देश का या किसी भी देश का, जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे बड़ा लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम यानी कि सबसे बड़ी, लॉ हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी है।
लॉ से ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। एंड नो इंडिविजुअल नो मैटर हाउ पावरफुल इज अबव इट। नो इंडिविजुअल, कोई मतलब नहीं कि कौन है, प्रधानमंत्री है, देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, राष्ट्रपति है, या कोई भी है, ठीक है, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, चाहे वो जितना पावरफुल हो। सेकंड क्या कहता है, पहला हमारा हो गया सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सेकंड क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग इक्वल हैं। ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ स्टेचर, वेल्थ और पोजीशन आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ। ऑल इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ। ये रिगार्डलेस ऑफ स्टेचर, वेल्थ और पोजीशन, ठीक है, आर सेम बिफोर द लॉ। नेक्स्ट, लीगल सर्टेनिटी। लॉ, हमें पता है, लिखा हुआ है कि लॉ क्या है, तो हमें पता है कि लॉ क्या है। लॉ यही है, ये चीज़ें हमें फॉलो करनी, इन चीज़ों का हमें उल्लंघन नहीं करना। लॉ शुड बी क्लियर, एक्सेसिबल एंड प्रिडिक्टेबल टू अवॉइड आर्बिट्रेरी डिसीजन। कोई भी अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकता, लॉ के अनुसार ही डिसीजन होगा। और जब वो कैसे होगा, कोई आपको मान लीजिए कह दिया कि यार लॉ एक्स वाई जी है, और अगले दिन उसने कह दिया नहीं नहीं एक्स वाई जी नहीं है, आज से लॉ ए बी सी है। वो अगर प्रोसेस से नहीं आया, ऐसे ही बोल दिया, एक अब विम ऑफ द मोमेंट में उसने बोल दिया कि अभी लॉ ये था, अभी लॉ कुछ और है, तो फिर क्या करिएगा आप, आपके पास कोई लीगल सर्टेनिटी नहीं है। बट लॉ क्या होना चाहिए, एक तो क्लियर होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि भाई ओपन टू ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। ओपन टू इंटरप्रिटेशन वो अलग लेवल पे है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है उसके लिए अलग लोग हैं, बट यहाँ पे हम सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ओपन टू इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए फॉर पब्लिक एट लार्ज, सभी को पता होना चाहिए कि लॉ क्या है, क्लियर वर्ड्स में, एक्सेसिबल होना चाहिए और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। रूल ऑफ लॉ के अंडर ही की वजह से ही आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन होता है। गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिटीजन के फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन होगी, ये गारंटी करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, ओरिजिन कहाँ हुआ, रूटेड इन द वर्क ऑफ ए वी डाइसी। जैसा कि मैंने कहा कि जो अभी का फॉर्म है वो ए वी डाइसी, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, उन्होंने, उनके द्वारा, उनके काम में रूटेड है, उनके काम में ये इसका नींव है, ठीक है। बट पहले एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट था, एरिस्टोटल का स्टेटमेंट था कि लॉ शुड रूल, इट इज प्रॉपर दैट लॉ शुड रूल, इट इज प्रॉपर दैट, एक तो मुझसे लिखा नहीं जा रहा, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर दैट लॉ शुड रूल rather than rather than a person, ठीक है। ये किसने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था। तो जब हम बात करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बेसिस क्या है, तो इसका हिस्टोरिकल बेसिस ये है। उसके बाद मैग्ना कार्टा में भी रूल ऑफ लॉ की ही बात की गई है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को ही सबसे ऊपर रखा गया वहाँ पे। बट जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें ए वी डाइसी, ये जो हैं इनके इनके का बहुत योगदान है और इन्हीं के वर्क में रूटेड है। तो ए वी डाइसी ने क्या कहा कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जो कि हमने पढ़ा कि लॉ सबसे ऊपर है, एब्सोल्यूट, उससे ऊपर कुछ नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता उससे ऊपर। लॉ मतलब एब्सोल्युटली सबसे ऊपर है। ऑलराइट, सेकंड क्या क्या कहा उन्होंने, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सभी बराबर हैं। थर्ड उन्होंने क्या कहा, द प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, लीगल स्पिरिट की प्रीडोमिनेंस होनी चाहिए। लीगल स्पिरिट क्या होता है भाई, कि हमें न्याय मिल सके, लॉ
जो है लॉ के अनुसार ही सोसाइटी चले, ठीक है। ये हमारा लीगल स्पिरिट है, इसका डोमिनेंस होना चाहिए सोसाइटी में हमारी। इम्पोर्टेंस क्या है, रूल ऑफ लॉ क्यों होना चाहिए, अब तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, बट फिर भी प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी गवर्नेंस, आर्बिट्रेरी गवर्नेंस को प्रिवेंट करता है। आज आया, हमारा जो मन किया वो रूल हमने बना दिया। इसी के तहत, इसी रूल के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने जो बर्थ राइट सिटीजनशिप को बंद किया है, उसके खिलाफ बात हो रही है। उसके खिलाफ वहाँ के लोग, वहाँ के एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि ये रूल ऑफ लॉ को वो वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आके एक ऐसे आर्बिट्रेरी डिसीजन तुरंत ही ले लिया। जो रूल पहले से चल रहा है उसको अचानक से नहीं तोड़ सकते। अगर आपको बदलना है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस रूल की वजह से हमारी सोसाइटी का, हमारे नेशन का हार्म हो रहा है, तो आप एक लॉ बनाइए और उसके बाद आइए आप प्रॉपर चैनल से और बंद कर दीजिए, ठीक है। इंश्योर्स द गवर्नमेंट एक्ट विद इन द लीगल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी के अंदर ही गवर्नमेंट जो है वो काम करे, ठीक है। प्रमोट्स जस्टिस, जस्टिस को प्रमोट करता है। प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अब्यूज ऑफ पावर, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है डिस्क्रिमिनेशन से और अब्यूज ऑफ पावर से, ऑलराइट। थर्ड क्या है, strengthens democracy, upholds accountability, transparency and fairness in governance। क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट जो कर रही है उसके लिए अकाउंटेबल है, उसको बताना पड़ेगा कि वो क्या कर रही है। कुछ भी अपने मन से करके कि हाँ यार हम जो भी करेंगे कोई हमें रोकेगा नहीं, ये नहीं कर सकता। वो अकाउंटेबल है, उसको बताना पड़ेगा। किसके लिए, एक तो हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें जनता के प्रति अकाउंटेबल है। दूसरा, वो मान लीजिए कि जीत के पहुंच गए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, अब भाई 5 साल तक उनको कोई नहीं निकाल सकता, तो फिर वो किसके सामने अकाउंटेबल होंगे, वो लीगल सिस्टम के सामने अकाउंटेबल हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें रोक सकता है। और जैसे कि जाते भी हैं लोग अलग अलग लॉ के लिए, जैसे CA NRC के लिए लोग गए थे कि ये वॉयलेट करता है, या 370 के लिए लोग गए थे। उसको बाद में भले सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि वो रूल ऑफ लॉ को वायलेट नहीं करता है, वो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है, बट लोग चले गए। अगर कोई ऐसा करता, कोई आप मान लीजिए इंडिया के सिटीजन हैं और सरकार ने आपकी सिटीजनशिप ऐसे ही रद्द कर दी। ये नहीं कि आप इलीगल माइग्रेंट्स है, जो आजकल चल रहा है बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं उनको तो निकालना ही चाहिए, बट अगर आप कोई एक व्यक्ति हैं जो कि कई पुश्तों से इंडिया में ही है, या उसका कोई और ट्रेस ही नहीं है, सिर्फ इंडियन ही उसका उसका एक आइडेंटिटी है, तो उसको सरकार उसकी सिटीजनशिप नहीं ले सकती। हाँ, जो इलीगली आए हैं, जो खुद को भारतीय नहीं मानते, या जो जो भारतीय नहीं है, उनका आप कर सकते हैं पता करके, उनका आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वो इलीगल है भाई, इलीगल एक्ट है, तो उसके साथ आप न्यायपूर्ण काम कीजिए। बट अगर आप इंडियन हैं और आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है और आपको सरकार ने आपकी जो सिटीजनशिप है वो रद्द कर दी, तो वो ऐसा नहीं कर सकती, वो अकाउंटेबल है। आप सरकार के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, ऑल राइट। ट्रांसपेरेंसी हो, सरकार जो भी करेगी वो आपको बताएगी। ऐसा नहीं कि चाइना के साथ कोई डील कर दी आपको पता नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है। वन बेल्ट वन रोड का जो पूरा का पूरा जो उनका एग्रीमेंट हुआ, वो क्या एग्रीमेंट हुआ है, किन टर्म्स पे हुआ, ये नहीं पता किसी को। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई भी एग्रीमेंट होता है वो आपको उस मंत्रालय की वेबसाइट पे मिल जाता है, कुछ दिन में आप देख लें, ठीक है। फेयरनेस होना चाहिए भाई, आपको जब पता ही है कि रूल क्या है, लॉ क्या है, तो आप सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करेंगे, ऑल राइट। अगला क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या बेसिस है, ये रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, ये इंडिया के लिए है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बेसिस है इसका, एम्बॉडीड इन प्रियम्बल में पाया जाता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, ये है रूल ऑफ लॉ। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, यहाँ पे आपको रूल ऑफ लॉ से कैसे देश गवर्न होगा ये रहता है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है हमारा, इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हमने अभी पढ़ा ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 14 हमारा लिटरली यही कहता है। उसके बाद जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स, ये हम केसेस देखेंगे कि क्या क्या केस हैं इंडिया में जो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करते हैं और बताते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो रूल ऑफ लॉ से गवर्न होती है, ठीक है। पहला है हमारा केशवानंद भारती केस। ये क्या है, रूल ऑफ लॉ इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन,
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिस है, जो बेसिक एक सोच है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कोई भी नहीं बदल सकता है, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ को इस केस में कहा गया कि रूल ऑफ लॉ भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया का। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे भी हम एक ऐसे ही शॉर्ट वीडियो लाएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पूरा क्या है। मेनका गांधी केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये दोनों केसेस आपको पता होने चाहिए, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। अगर आप एग्ज़ाम वगैरह की दृष्टि से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब भी आप रूल ऑफ लॉ के बारे में कुछ लिखेंगे, तो आप या इक्वालिटी के बारे में लिखेंगे, तो आप ये दो केस तो ज़रूर ही कोट करेंगे। ऑलराइट, तो क्या है मेनका गांधी केस? एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, इंश्योरिंग फेयरनेस एंड ड्यू प्रोसेस। क्या करता है ये? राइट टू लाइफ को एक्सटेंड कर देता है और फेयरनेस और ड्यू प्रोसेस को इंश्योर करता है। ऑलराइट, मेनका गांधी केस क्या था कि भाई इनका बाहर जाने से, इनको विदेश जाना था, इनको विदेश जाने से रोक लिया गया, इनका पासवर्ड जब्त कर लिया गया, तो ड्यू प्रोसेस का उसमें फॉलो नहीं किया गया था, इसके खिलाफ हो गई थी। और उसमें कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयरनेस, इसकी बात है। ड्यू प्रोसेस और फेयरनेस की बात है। ऑलराइट, मेनका गांधी केस में तो ये था शॉर्ट में हमारा रूल ऑफ लॉ। बाकी हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है, इस पे भी एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे। जितने भी डॉक्ट्रिन हैं जो लॉ के लिए ज़रूरी हैं, उस पर हम ऐसे ही शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।